Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जारा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो देखो, हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं जिससे कि आपका मेहनत है जो काम आए। मेहनत काम आने का मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हो और उसका आपको रिजल्ट मिले, चाहे फिर आप कितनी भी मेहनत तो ना करो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कम मेहनत करते हैं फिर भी वो कामयाब हो जाते हैं, उनको सक्सेस मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल पाता। तो हम आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर जिससे कि आपको 100% सक्सेस मिले, अनसक्सेस से आपका कभी भी सामना ना हो पाए। तो देखो, आज हम बात करेंगे ओशियनोग्राफी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर में। चैप्टर 5वां है और इससे पहले मैंने चैप्टर 6 है और चैप्टर 5वें में मैंने आपको पैसिफिक जो ओशियन है, प्रशांत महासागर, उसके बारे में पढ़ाया था। तो देखो, जो अटलांटिक महासागर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है नेट जारफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए। यदि आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। साथ ही यदि आप यूपीएससी और आरपीएससी बेस पर इन महासागर को तैयार करना चाहते हो तो भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो को आगे स्टार्ट करूं उससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो। जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे और बिल्कुल लास्ट तक पढ़ोगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जो आप सोच रहे हो कि सर ये पॉइंट भी इंक्लूड कर देते तो बेस्ट रहता। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ अटलांटिक महासागर का 0 से 100% तक इस वीडियो में इंक्लूड है, कुछ भी बाहर नहीं है। ठीक है, तो बस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और यदि आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हो, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छा कंटेंट देने की, पीडीएफ देने की, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने की। तो आप मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर आगे लिखे हुए हैं 7891350470। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर भी बोलते हैं। देखो, कहीं कहीं जगह अटलांटिक महासागर लिखा होता है, कहीं जगह अंध महासागर लिखा होता है। तो पहला डाउट है कि अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अटलांटिक महासागर का नाम ग्रीक संस्कृति से लिया गया है। कौन सी संस्कृति से? ग्रीक संस्कृति से लिया गया है, जिसमें इसे नक्शे का समुद्र भी बोला जाता है। किसका समुद्र? नक्शे का समुद्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम आगे आपको मैप के द्वारा दिखा देते हैं कि अटलांटिक महासागर कौन सा है। देखो, ये तो है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका और इनके बीच में ये है क्या? इनके बीच का जो ये वाला पार्ट है ये है क्या? अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर है ये। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अब हम आगे बिल्कुल इसी तरीके से डिस्कस करते हैं। देखो, अटलांटिक महासागर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं और फैक्ट हमें याद होने चाहिए। देखो, जो इसका क्षेत्रफल है वो है 829,63,800 वर्ग किलोमीटर। आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, एक संख्या में भी याद कर सकते हो या फिर इससे इस तरीके से भी याद कर सकते हो 829,63,800, या फिर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो 8.29 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और ध्यान रखना, आप प्रशांत और अटलांटिक दोनों महासागरों में से किसी एक महासागर का क्षेत्रफल याद कर लो। जब प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल याद कर लोगे तो उससे आधा क्षेत्रफल है अटलांटिक महासागर का।
और यदि अटलांटिक महासागर का याद कर लोगे तो उससे डबल है प्रशांत महासागर का। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको केवल एक महासागर का क्षेत्रफल याद करना है। तो आप याद कर लो 8.29 करोड़ वर्ग किलोमीटर अटलांटिक महासागर का है, तो प्रशांत महासागर का कितना हुआ 16.56 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर से आधा है। बिल्कुल सही है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल के 1/6% भाग पर फैला हुआ है, कि जो अटलांटिक महासागर है इसका जो क्षेत्रफल है वो प्रशांत महासागर से आधा है, और यह विश्व के 1/6 भाग पर फैला हुआ है, क्योंकि प्रशांत महासागर विश्व के 1/3% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, इसकी औसत गहराई है 3872 मीटर। कितनी है 3872 मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं समथिंग 12,839 फीट। देखो ये हर बुकों में अलग अलग दी हुई है। जो ये गहराई है 3872 मीटर, ये एटलस के अकॉर्डिंग है, और ये सविंदर सिंह की बुक के अकॉर्डिंग है कि 12,839 फीट। उसके बाद बिल्कुल कंटिन्यू रहते हैं। जो ये महासागर है अटलांटिक महासागर, वो अंग्रेजी के एस के समान दिखता है। जो एस बनाते हैं हम, एस फॉर सुरेश, एस फॉर सिंपल, तो उस एस के समान इसकी आकृति। इसकी चौड़ाई की तुलना में लंबाई बहुत अधिक है। जो अटलांटिक महासागर है वो चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक है इसकी। अब हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, तो उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर दक्षिण में कॉर्टस लैंड तक इसकी लंबाई 12,710 मील है। कि जो अटलांटिक महासागर है इसकी उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर दक्षिण में कॉर्टस लैंड तक टोटल लंबाई कितनी है, ये तो है बेरिंग जलडमरू मध्य और ये है कॉर्टस लैंड। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 12,710 मील। अब हम इसकी अधिकतम गहराई की बात करें, तो इसकी जो अधिकतम गहराई है वो है प्रोटोरिको गर्त। अटलांटिक महासागर में एक प्रोटोरिको या प्योर्टोरिको गर्त है। प्रोटोरिको गर्त को कहीं कहीं पर प्योर्टोरिको गर्त भी बोलते हैं, बात एक ही है। तो अटलांटिक महासागर की सबसे अधिकतम गहराई है प्रोटोरिको गर्त या प्योर्टोरिको गर्त में, और उस गर्त की जो गहराई है वो है 8750 मीटर, जिसको हम 28,614 फीट भी बोलते हैं। और ये प्योर्टोरिको गर्त अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जो प्रशांत महासागर के मैरियाना गर्त के बाद विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त है। ध्यान रखना कि विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त कौन सा है, प्योर्टोरिको गर्त है, 8750 मीटर गहरा है। 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अटलांटिक महासागर की पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो है 5920 किलोमीटर। कितनी है 5920 किलोमीटर। यदि हम 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर देखें तो अटलांटिक महासागर की पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो है 5920 किलोमीटर। बिल्कुल आगे चलते हैं। सौराग अंतरिप तथा लाइबेरिया तट के बीच इसकी चौड़ाई है 2560 किलोमीटर। सौराग अंतरिप तथा लाइबेरिया तट के बीच इसकी चौड़ाई कितनी है 2560 किलोमीटर। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह महासागर 4800 किलोमीटर चौड़ा है। कि जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी है 4800 किलोमीटर है। कितनी है 4800 किलोमीटर। बहुत शानदार सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। वो पूछ लेता है कि सौरों का अंतरिक्ष तथा लाइबेरिया तट के बीच अटलांटिक महासागर की चौड़ाई कितनी है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अटलांटिक महासागर की चौड़ाई कितनी है, इस तरीके से वो पूछ लेता है। अटलांटिक महासागर दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ा है 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। कि जो अटलांटिक महासागर है वो 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सर्वाधिक चौड़ा है। लेकिन वो कौन से भाग की बात है, केवल दक्षिणी भाग की। दोबारा से मैं बताता हूँ कि अटलांटिक महासागर दक्षिण में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सर्वाधिक चौड़ा है। हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर
35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सर्वाधिक चौड़ा है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर इसके द्वारा देखो बात कर लेते हैं। ये अटलांटिक महासागर है और यहाँ पर ये नॉर्वे डेनमार्क वाला क्षेत्र है। तो देखो ये तो है नॉर्वेजियन सागर, ये मैं गोला बना दिया हूँ दिखाने के लिए, बाकी यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर है, ये आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पर डेनमार्क जल संधि है। जो ये वाला एरिया है यहाँ पर डेनमार्क जल संधि है और जो ये है वो क्या है? बैफिन द्वीप है। अब मैं ये डायग्राम क्यों बनाया हूँ आगे आपको समझाता हूँ। देखो, और यहाँ पर ये दक्षिण महासागर। हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग में। यह महासागर दक्षिणी महासागर में खुलता है कि जो अटलांटिक महासागर है ये दक्षिणी भाग में किस में खुल रहा है? दक्षिणी महासागर में खुलता है, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में क्या है? दक्षिणी महासागर विस्तृत है। और जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है वो दक्षिण में किस में मिल रहा है? दक्षिण महासागर में मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद उत्तरी भाग में ग्रीनलैंड एवं आइसलैंड के कारण यह महासागर बंद सा हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसी वजह से मैंने ये डायग्राम बनाया था कि उत्तरी भाग में जहाँ पर ग्रीनलैंड है, जहाँ पर आइसलैंड है, इन दोनों की वजह से ये जो महासागर है वो बंद सा हो जाता है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड की वजह से उत्तर में अटलांटिक महासागर बंद सा हो जाता है और दक्षिण में जो अटलांटिक महासागर है वो दक्षिणी महासागर में खुलता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्वेजियन सागर एवं डेनमार्क जल संधि द्वारा इसका संबंध आर्कटिक सागर से हो जाता है। देखो, जहाँ पर है नॉर्वेजियन सागर और यहाँ पर है डेनमार्क जल संधि, इन दोनों के द्वारा जो यहाँ पर आर्कटिक महासागर विस्तृत है, यहाँ पर आर्कटिक महासागर विस्तृत है और इस एरिया में अटलांटिक महासागर विस्तृत है। तो डेनमार्क जल संधि और नॉर्वेजियन सागर, इन दोनों के द्वारा आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य संबंध कौन से दो सागरों या जल संधियों द्वारा है? तो डेनमार्क जल संधि और नॉर्वेजियन सागर है जो आर्कटिक सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़े रखते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है। भूमध्य रेखा पर यह सक्र है, बिल्कुल दिख रहा है आपको कि जो अटलांटिक महासागर है, भूमध्य रेखा यहाँ से जा रही है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा यहाँ से जा रही है। तो जो अटलांटिक महासागर है वो भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सक्र है। क्या है? बिल्कुल सक्र है, जो आपको यहाँ से दिख रहा है। अटलांटिक महासागर में बहुत से सीमांत व बंद सागर तथा विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट हैं। कि जो अटलांटिक महासागर है उसमें बहुत सारे सीमांत व बंद सागर हैं तथा विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट है। हम आगे बिल्कुल कंटिन्यू रहते हैं। जो मेरा कंटेंट है वो आपको बेस्ट लग रहा होगा और वीडियो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोट्स बनाओ तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज आप PDF भी ले सकते हो। और ध्यान रखना, मैं यहाँ पर ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करवाता हूँ, तो आप मेरे वो क्वेश्चन भी जरूर पढ़ें। देखो, महाद्वीपीय मग्न तट, हम यहाँ पर मग्न तटों के बारे में पढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर में अन्य किसी महासागर की अपेक्षा अधिक महाद्वीपीय मग्न तट उपस्थित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अटलांटिक महासागर में अन्य किसी महासागर की अपेक्षा अधिक महाद्वीपीय मग्न तट उपस्थित हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर में अपेक्षाकृत अधिक महाद्वीपीय मग्न तट उपस्थित हैं? तो वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागरीय मग्न तट का क्षेत्रफल 13.3% है, जो कि सर्वाधिक है। जो अटलांटिक महासागरीय मग्न तट का क्षेत्र है वो 13.3% के साथ सर्वाधिक है। अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय मग्न ढाल का क्षेत्र
जो कि 12.4% है, जो भी सभी महासागरों में सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक मग्न तट का विस्तार कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में। सर्वाधिक मग्न ढाल का विस्तार कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में गहन सागरीय मैदान का विस्तार 54.9% है, कि जो अटलांटिक महासागर है उसमें गहन सागरीय मैदान का विस्तार कितना है? 54.9% है, जो प्रशांत महासागर में 80.3% एवं हिंद महासागर में 80.1% है। अटलांटिक महासागर में गहन सागरीय मैदान का विस्तार कितना है? 54.9% है, जो प्रशांत महासागर में 80.3% एवं हिंद महासागर में 80.1% है। तो क्वेश्चन आ जाए कि गहन सागरीय मैदान का विस्तार सर्वाधिक कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में, उसके बाद हिंद महासागर में और सबसे कम अटलांटिक महासागर में। हम आगे बढ़ते हैं। न्यूफाउंडलैंड तथा ब्रिटिश द्वीप समूह के निकट विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मग्न तट है। न्यूफाउंडलैंड तथा ब्रिटिश द्वीप समूह के निकट विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मग्न तट है, जिस पर ग्रांड बैंक और डोगर बैंक स्थित है। कि न्यूफाउंडलैंड तथा ब्रिटिश द्वीप के निकट विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मग्न तट है, जिस पर ग्रांड बैंक और डोगर बैंक स्थित है। और ये ग्रांड बैंक डोगर बैंक क्या है? आप वैसे बैंक मत समझना। ग्रांड बैंक और डोगर बैंक मत्स्य बैंक है, ये मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं आगे मध्य महासागरीय कटक कि मध्य महासागरीय कटक क्या होता है। यह अटलांटिक महासागर के नित्तल उच्चावच का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जो मध्य महासागरीय कटक है वो नित्तलीय उच्चावच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसका है? नित्तलीय उच्चावच का। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। नित्तलीय उच्चावच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? अटलांटिक महासागर, मध्य अटलांटिक कटक। क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य अटलांटिक कटक किसका एक अच्छा उदाहरण है? तो वो है नित्तलीय उच्चावच का। अब हम आगे बात करते हैं। मध्य महासागरीय कटक की सबसे पहले खोज 1873 में चैलेंज द्वारा की गई थी। कि जो मध्य महासागरीय कटक है उसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? चैलेंज ने की थी। कब की थी? 1873 में की थी। 1925 से 1927 में मोटियर द्वारा निरंतर ध्वनिकरण की सहायता से इसका मानचित्र तैयार किया गया था। कि 1925 से 27 के बीच में मोटियर द्वारा निरंतर ध्वनिकरण की सहायता से अटलांटिक, जो मध्य अटलांटिक कटक है उसका मानचित्र तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन आ जाए कि मध्य अटलांटिक कटक का मानचित्रण कब हुआ, किसके द्वारा किया गया था? तो वो था मेटियर द्वारा 1925 से 27 के बीच में। बिल्कुल इसी तरीके से आगे रहते हैं। 1953 में अमेरिका की वीमा नामक जहाज की सहायता से इसका विस्तृत अध्ययन किया गया था। कि 1953 में एक अमेरिका का वीमा नामक जहाज था जिसके द्वारा मध्य अटलांटिक कटक का अध्ययन किया गया था। मध्य अटलांटिक कटक ऐसा आकार का है, वही बिल्कुल अटलांटिक महासागर के समान। कि अटलांटिक महासागर और मध्य अटलांटिक कटक दोनों ऐसा आकार के हैं। अब ये ऐसा आकार के क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे। अब हम बात करते हैं लंबाई की कि जो मध्य अटलांटिक कटक है इसकी लंबाई कितनी है। तो इस पर भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस करना चाहिए। देखो, उत्तर में आइसलैंड है, उत्तर में आइसलैंड द्वीप से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक की जो मध्य अटलांटिक कटक है वो उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक विस्तृत है। और इसकी टोटल लंबाई है 14,500 किलोमीटर, जो कि उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक। अटलांटिक महासागर को दो द्रोणियों में विभाजित करता है। कि जो मध्य अटलांटिक कटक है वो अटलांटिक महासागर को दो द्रोणियों में विभाजित करता है। समझ में आ रहा होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन है
कि अटलांटिक महासागर का लंबाई कितनी, मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है, 14,500 किलोमीटर। मध्य अटलांटिक कटक कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो जो मध्य अटलांटिक कटक है वो उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक 14,500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। हम आगे पढ़ते हैं मध्य अटलांटिक कटक का ही, ये है डायग्राम किसका, मध्य अटलांटिक कटक का। बहुत शानदार सा डायग्राम बनाया मैंने, आपको समझाने की कोशिश करूँगा हर एक तरीके से। और एक बार हम पूरा ले लेते हैं। ये हमारा मध्य अटलांटिक कटक, जो ये रेड पेन है ये क्या है, मध्य अटलांटिक कटक है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, लेकिन जो ये रेड कलर वाला पेन है ये किसका है, मध्य अटलांटिक कटक है इस तरीके से। और जो ये वाला एरिया ये भी मध्य अटलांटिक कटक में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है जो आइसलैंड है, यहाँ पर दो लिखा हुआ है जो स्कॉटलैंड है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए रेक जानस कटक लिखा हुआ है। यह कटक आइसलैंड से शुरू होकर दक्षिण की ओर बढ़ता है, जहां से रकजास कटक के बारे में पढ़ते हैं कि यह कटक आइसलैंड से शुरू होकर दक्षिण की ओर बढ़ता है, जहाँ से रकजास कटक बोलते हैं। तो रकजास कटक कहाँ पर है, आइसलैंड से शुरू होकर दक्षिण की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है वो किसका है, आइसलैंड का है। ये वाला जो पूरा एरिया वो आइसलैंड का है। तो जो ये मध्य अटलांटिक कटक है वो आइसलैंड से शुरू होता है और जैसे दक्षिण की ओर बढ़ता है, तो इस एरिया में इसको क्या बोलते हैं, रकजास कटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस एरिया में इसको रकजास कटक बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं बाइबिल थॉम्सन कटक। बाइबिल थॉम्सन कटक इसको कहाँ बोलते हैं, आइसलैंड व स्कॉटलैंड के बीच में, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में इसको बाइबिल थॉम्सन कटक बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये तो है स्कॉटलैंड और ये है आइसलैंड, इन दोनों के बीच का जो एरिया है यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, बाइबिल थॉम्सन कटक बोलते हैं। ठीक है, यह अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। तो जो ये बाइबिल थॉम्सन कटक है, ये वाला एरिया जो आइसलैंड व स्कॉटलैंड के बीच में, ये आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर इन दोनों के बीच में भी स्थित है। अटलांटिक महासागर में पूरा एरिया है नीचे का और आर्कटिक सागर ऊपर है। तो बाइबिल थॉम्सन कटक है जो स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच में है, साथ ही साथ यह है आर्कटिक महासागर व अटलांटिक महासागर के बीच में भी स्थित है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। जो आइसलैंड है वो यहाँ तक इस तरीके से विस्तृत है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टेलीग्राफिक पठार। ये क्या है, ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड के दक्षिण में लगभग 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट यह कटक चौड़ा हो जाता है, जहाँ पर इसको टेलीग्राफ पठार बोलते हैं। कि जैसे ही ये ग्रीनलैंड से नीचे आता है और इस साइड ये आइसलैंड है, यहाँ पर आइसलैंड है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, इसके जस्ट नीचे दक्षिण में आता है। तो जो ये मध्य अटलांटिक कटक है ये विस्तृत हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और ये चौड़ा होता है 55 डिग्री के आसपास, 55 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के आसपास। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दक्षिण में ये मध्य अटलांटिक कटक विस्तृत हो जाता है, जहाँ पर इसको टेलीग्राफ पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेलीग्राफ पठार बोलते हैं। उसके बाद 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के निकट न्यूफाउंडलैंड के निकट न्यूफाउंडलैंड उपहार है। कि जो 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है उसके निकट
न्यू फाउंडलैंड के निकट न्यू फाउंडलैंड उभार है, और जो न्यू फाउंडलैंड है वो है यहाँ पर, जो इस एरिया में न्यू फाउंडलैंड है, तो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड उभार है। थोड़ी मैप थोड़ा सा गलत बन गया है, इसमें मैंने अक्षांशों को ध्यान में नहीं दिया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा ये थोड़ा। तो न्यू फाउंडलैंड आप मैप में देख लेना, जब आप रियल मैप देखोगे तो उसमें देख लेना न्यू फाउंडलैंड, तो वहाँ पर न्यू फाउंडलैंड उभार है। उसके बाद है भूमध्य रेखा के निकट रोमांच घटता है और इस कटक को 2 भागों में विभाजित करता है। जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा जा रही है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है, और इस भूमध्य रेखा के निकट जो ये मध्य अटलांटिक कटक है ये बीच में विभाजित है। देखो ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पर ये वाला एरिया क्या है, जो ये बिल्कुल खाली एरिया है ये क्या है, रोमांच गर्त है। तो जो रोमांच गर्त है वो मध्य अटलांटिक कटक को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, ये उत्तरी मध्य अटलांटिक कटक, ये दक्षिणी मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट गायना उभार है। क्या है, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट गायना उभार है। मध्य अटलांटिक कटक का अधिकांश भाग जलमज्जित है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो मध्य अटलांटिक कटक है उसका अधिकांश भाग जलमज्जित है। अजोर्स का पीलो द्वीप सर्वोच्च है। जो अजोर्स का पीलो द्वीप है वो सबसे ऊंचा है। मध्य अटलांटिक कटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है अजोर्स की पीला द्वीप की चोटी। अजोर्स का पीलो द्वीप है जो मध्य अटलांटिक कटक की सबसे ऊंची चोटी है, जो सागर तल से 7000 से 8000 फीट ऊपर उठा हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य अटलांटिक कटक का सर्वोच्च द्वीप या सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है अजोर्स का पीलो द्वीप, जो कि 7000 से 8000 फीट ऊंचा है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर में बदलने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7000 में 3 से डिवाइड कर लेना, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे अटलांटिक महासागर तथा मध्य अटलांटिक कटक की उत्पत्ति को वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से समझा जा सकता है। जो मध्य अटलांटिक कटक और अटलांटिक महासागर दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट थ्योरी है वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कार्बोनिफेरस काल में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ, जिससे अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। कि कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ कि जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है वो पश्चिम की ओर गति करना स्टार्ट करती है, जिससे क्या हुआ, अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। देखो इन्होंने बताया था वेगनर महोदय ने कि प्रारंभ में जो, एक मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ आपको। प्रारंभ में जो ये वाला भाग था, कौन सा, प्रारंभ में जो ये वाला भाग था अमेरिका का और अफ्रीका का, ये इतनी दूर नहीं था। ये सारे सारे आपस में मिले हुए थे, इस तरीके से मिले हुए थे आपस में। और जब अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का जो पार्ट है वो बिल्कुल आज भी मिल सकता है, क्योंकि जो ये ब्राज़ील का तटीय क्षेत्र है वो गायना की खाड़ी में बिल्कुल सेट हो सकता है ना, कि जो ब्राज़ील का तटीय क्षेत्र है वो गायना की खाड़ी में सेट हो सकता है। और यहाँ की जो भौतिक विशेषताएं हैं वो भी बिल्कुल सेम है। जो अमेरिका का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तटीय क्षेत्र और अफ्रीका का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यहाँ की भौतिक विशेषताएं भी बिल्कुल समान है, दोनों की आकृति भी बिल्कुल समान है। इन दोनों को आपस में मिलाया जा सकता है। और इसी को ही वेगनर महोदय ने जिग्सा फिट कहा था। क्या कहा था, जिग्सा फिट कहा था। तो इन्होंने बताया था कि पहले जो ये अमेरिका है वो यहाँ पर थी, बिल्कुल इस तरीके से टच थी, और ये जो दक्षिण अमेरिका थी वो बिल्कुल यहाँ पर टच थी। ये दोनों आपस में मिले हुए थे। लेकिन कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ कि कुछ विवर्तनी की घटनाएं हुई, जिनके कारण ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गए, जिसमें जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका थी वो पश्चिम की ओर गति करने लग गए। किसकी ओर, पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होने लग गए।
और जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होने लगे यूरोप अफ्रीका को छोड़कर, तो उससे क्या हुआ, बीच का जो क्षेत्र था उसमें जल आके भर गया, तो उससे अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। मध्य अटलांटिक कटक की उत्पत्ति का कारण तनाव है। क्या है? तनाव। तनाव में क्या होता है, एक दूसरे से खींचातान होना, कि वहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का यूरोप और अफ्रीका से तनाव हुआ और वो तनाव करके एक दूसरे से अपसरित हुए, एक दूसरे से दूर गए, उससे मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। तो मध्य अटलांटिक कटक की उत्पत्ति का कारण तनाव है। नॉर्थ एवं साउथ अमेरिका का पश्चिम की ओर गमन करना। अटलांटिक महासागर एवं मध्य अटलांटिक कटक की आकृति एस के समान है, कि जो अटलांटिक महासागर है और मध्य अटलांटिक कटक है, इन दोनों की जो आकृति है वो बिल्कुल एस अक्षर के समान है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अमेरिका असमान दर से पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, कि जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है वो असमान दर से पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, जिनकी वजह से अटलांटिक महासागर और मध्य अटलांटिक कटक का आकार एस के समान हुआ। देखो मैं दिखा देता हूँ एक, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हुआ, यदि ये एक समान दर से गति करते तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल सेम होती, लेकिन दक्षिणी अमेरिका धीरे गति कर रही है, उत्तरी अमेरिका तेज गति कर गया, इसमें भी इसका कुछ भाग तेज कर गया, कुछ भाग धीमी गति से किया। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि जो मध्य अटलांटिक कटक और जो अटलांटिक महासागर है वो एस आकार के बन गए। ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक का अटलांटिक महासागर के मध्य में होने का कारण, भाई जो मध्य अटलांटिक कटक है, ये रेड लाइन वाला, ये अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। तो इसका भी कुछ तो कारण है जिसकी वजह से जो मध्य अटलांटिक कटक है वो अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है, वरना ये किसी किनारे पर भी हो सकता था, हो सकता है ये जो अमेरिका का जो तटवर्तीय क्षेत्र है उस पर भी हो सकता था, यूरोप अफ्रीका के तटवर्तीय क्षेत्र में भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मध्य अटलांटिक कटक था वो अटलांटिक महासागर के मध्य में। तो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका आदि के मध्य तनाव। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य तनाव या अपसरण, कि एक साइड तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर गति कर रही है, दूसरी साइड यूरोप, अफ्रीका। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में तनाव हुआ या दोनों के बीच में अपसरण हुआ, जिससे क्या हुआ, मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। अब हम बात करते हैं बेसिनों की। अटलांटिक महासागर के बेसिन, वस्ट महोदय ने 4000 मीटर की गहराई को बेसिन की सीमा माना है, कि जो वस्ट महोदय थे उन्होंने 4000 मीटर की गहराई को ही बेसिन की सीमा माना है। कुछ बेसिन है जैसे लैब्राडोर बेसिन है, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय बेसिन है जिसको हम आइबेरियन बेसिन बोलते हैं, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय बेसिन है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा बेसिन है। कि जो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय बेसिन है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा बेसिन है। ठीक है। कैप वर्ड बेसिन है, गायना बेसिन है। गायना बेसिन का जो उत्तरी भाग है जिसको हम सियरा लियोन बेसिन बोलते हैं, और जो दक्षिणी भाग है उसको हम गायना बेसिन बोलते हैं। कि जो गायना बेसिन है उसके उत्तरी भाग को तो सियरा लियोन बेसिन बोलते हैं और दक्षिणी भाग को गायना बेसिन बोलते हैं। ब्राज़ील बेसिन है, दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय बेसिन है, केप बेसिन है, अर्जेंटीना बेसिन है, अगुलहास बेसिन है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर के द्वीपों के बारे में बात की जाए तो ब्रिटिश द्वीप है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, आइसलैंड द्वीप है, पोरोस द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप है, दक्षिणी ओरेनेकिस द्वीप है,
शटलैंड द्वीप है, जॉर्जिया द्वीप है, सैंडविच द्वीप है। इसके अलावा मध्यवर्ती कटक पर स्थित द्वीप, जो मध्यवर्ती कटक है या मध्य अटलांटिक कटक है उसके ऊपर स्थित द्वीप, जैसे उत्तर में जो मध्य अटलांटिक कटक है उसके उत्तर में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं, जैसे एजोर्स द्वीप है, एसेंशन द्वीप है और काना द्वीप है। काना द्वीप है, एसेंशन द्वीप है और एजोर्स द्वीप है। ये तीनों के तीनों मध्य अटलांटिक कटक के उत्तर में स्थित है। उसके बाद आता है गंभीर सागरीय मैदान में ऊपर उठे हुए द्वीप। कुछ द्वीप ऐसे हैं जो गंभीर सागरीय मैदान के ऊपर उठे हुए हैं, तो जैसे त्रिनिदाद द्वीप है, सेंट हेलेना द्वीप है। उसके बाद आता है ज्वालामुखी तथा प्रवाल द्वारा रचित द्वीप, कि ज्वालामुखी क्रिया और प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित द्वीप है, जैसे मैंडेला द्वीप है, बरमोडा द्वीप है। उसके बाद आता है पठारी भाग पर ऊपर उठे हुए द्वीप या ऊपर उठा हुआ भाग। पठारी भाग में ऊपर उठे हुए द्वीप या उठा हुआ भाग, जैसे कनारी द्वीप है, कैप वर्ड द्वीप है। कौन कौन सा है? कनारी द्वीप है और कैप वर्ड द्वीप है। अब हम आगे बात करते हैं अटलांटिक महासागर के ऊपर प्रमुख मत्स्य बैंक। जो अटलांटिक महासागर है उसके तटवर्तीय क्षेत्रों में कुछ प्रमुख प्रसिद्ध मत्स्य बैंक है जो मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे ग्रैंड बैंक है, जॉर्जेज बैंक है, सेंट पियरी बैंक है, डॉगर बैंक है, सेविल द्वीप बैंक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। इन सभी को मैं मैप में दिखा सकता था, लेकिन मैं क्यों नहीं दिखाया उसका कारण है कि इनको मैं एक अलग से वीडियो बना के वहाँ दिखा चुका हूँ, तो आप वहाँ देखें। इनको मैं यदि यहाँ पर भी दिखाता तो ये वीडियो अब 11 पेज का था, फिर ये 10 से 15 पेज के आसपास बन जाता, तो ये बहुत लंबा बन जाता, फिर इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं बनाया। लेकिन मैं इनका अलग से वीडियो बना रखा हूँ। जब मैंने मत्स्य पालन पढ़ा है वहाँ पर उसको दिखा दिया, द्वीपों के बारे में पढ़ा है तब वहाँ दिखा दिया। अब हम बात करते हैं सीमांत सागर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय मग्न तट के अभाव के कारण सीमांत सागरों का भी अभाव है, कि जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है उसमें महाद्वीपीय मग्न तटों का भी अभाव है, जिसके कारण सीमांत सागरों का भी अभाव है। लेकिन कुछ सीमांत सागर हैं, जैसे हडसन की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है, उत्तर सागर है, बोथनिया की खाड़ी है, डेविस स्ट्रेट है, डेविस स्ट्रेट है, मैक्सिको की खाड़ी है, कैरिबियन सागर है, बिस्के की खाड़ी है और भूमध्य सागर है। ये अटलांटिक महासागर के कुछ सीमांत सागर हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर की तुलना में बहुत कम द्वीप है, बहुत कम सीमांत सागर है, कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर की तुलना में बहुत कम सीमांत सागर हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय मग्न तटों का अभाव है, और महाद्वीपीय मग्न तटों के अभाव का सबसे प्रमुख कारण है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, तो जो यहाँ पर कुछ सीमांत सागर हैं, जैसे हडसन की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है, उत्तर सागर है, बोथनिया की खाड़ी है, डेविस स्ट्रेट है, कैरिबियन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी है और भूमध्य सागर है। ये सभी के सभी अटलांटिक महासागर के कुछ सीमांत सागर हैं। और गर्तों के बारे में यदि हम अटलांटिक महासागर के गर्तों के बारे में पढ़े तो मैंने ओशियनोग्राफी में चैप्टर 4 में अच्छी तरीके से बता दिया है। वो जो चैप्टर चौथा है वो स्पेशली महासागरीय गर्तों का ही है। उसमें मैंने सभी के सभी महासागरीय गर्तों को बिल्कुल डायग्राम से बता दिया है कि कौन सा गर्त कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक में कौन सा है, दक्षिण अटलांटिक में कौन सा है, बहुत सही ढंग से समझाया है। बाल्टिक सागर व उत्तर सागर 180 मीटर गहरा है, जो बहुत कम है। जो बाल्टिक सागर और उत्तर सागर है इनकी गहराई मात्र 180 मीटर है, जो बहुत कम है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।
ऐसा फिक्स कंटेंट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और ढेर सारे कमेंट करो, मेरी और आपकी इज्जत का ध्यान रखते हुए, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखो। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।